कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये कुछ समथिंग इन्वायरमेंट टाइप का लग रहा है, आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा। तो मैं आज कोई ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं, जो भी नॉर्मल सारा चलता रहेगा। तो आज मैं मुख्यतः ऐसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ बच्चों कि आपको मैं बता दूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जो बच्चे वन दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए उनका 2 दिनों में जो एग्ज़ाम होने वाला है वन दरोगा का, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ बच्चे कि मैं जो इन्वायरमेंट का पूरा एक ही पेपर होना है इन्वायरमेंट का, तो मैं उसके लिए जो एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, सीरीज़ कह सकते हैं या इसका मैराथन बोल सकते हैं। मैं MCQ की एक सीरीज़ लेके आया हूँ इन्वायरमेंट की, ठीक है ना। इन्वायरमेंट की जो है मैं MCQ की सीरीज़ लेके आया हूँ, MCQ, ठीक है। इसमें मैं सारे MCQ इन्वायरमेंट के कराऊंगा एक ही पॉइंट पर, ना कि इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि भले ही इसका पैटर्न नया है बच्चे, मैं बता दूं इसका पैटर्न नया है। जो इस बार वन दरोगा का एग्ज़ाम हो रहा है UPSC UP SSS पिट के तहत हो रहा है, ठीक है ना। इसको तो आप जिनने किया होगा UP SSS पिट के तहत जो हो रहा है एग्ज़ाम, इसमें मैं आपको बता दूं बच्चे कि जो ये वन दरोगा है, इसका जो है एक बहुत अच्छी वैकेंसी का एक अच्छा स्कोप रहता है, ठीक है ना। कोई भी एग्ज़ाम रहेगा तो अब इस एग्ज़ाम में स्पेसिफिकेशन क्या है, मान लीजिए स्पेशल क्या है, मैं बता दूं बच्चे सारा जो पेपर होने वाला है आपको, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होगा कि सारे जो 100 क्वेश्चन आने वाले वो इन्वायरमेंट के ही क्वेश्चन आने वाले, कोई नए क्वेश्चन, कोई कुछ भी अलग सब्जेक्ट नहीं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सिस्टम से सारे, मतलब जो इन्वायरमेंट के जितने बच्चे जो इन्वायरमेंट, मान लीजिए जैसे जिन्होंने इन्वायरमेंट पढ़ा है इसके पहले, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन घबराना नहीं है आपको। मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें सारा जो है 250 से 300 क्वेश्चन रहेंगे तकरीबन। मैं इनमें एक्सप्लेनेशन भी जहाँ पे करना होगा कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको इसके पहले भी मैंने इन्वायरमेंट के तकरीबन मैंने 4 वीडियो डाल रखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। मैं आपको 100% मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले जब एक साल मतलब तकरीबन पिछले साल UPSC का जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मैंने जब बच्चों को बताया था तो उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन फंसे थे। क्योंकि UPSC में भी एग्ज़ाम में जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट का स्कोप रहता है। कोई भी एग्ज़ाम की बात करेंगे बच्चे तो वहाँ पर इन्वायरमेंट का क्या कहते हैं, एक स्कोप रहता है। मैं आपको बता दूं इन्वायरमेंट का वहाँ पे क्या रहता है, स्कोप रहता है, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि इन्वायरमेंट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कई बच्चों के मैसेज आए, कई लोगों ने कहा कि सर जो है इन्वायरमेंट पर एक वीडियो बनानी चाहिए, MCQ की वीडियो से ही मान लीजिए इन्वायरमेंट पर बनना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए रामबाण रहे। एग्ज़ाम के लिए क्या रहे, रामबाण रहे, मतलब आप पढ़ें तो इससे तकरीबन अगर आपके 20 क्वेश्चन फंस गए, 100 में 20 क्वेश्चन फंस गए, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं तो बता नहीं रहा हूँ कि पूरा पेपर आउट हो जाएगा, वही पेपर आएगा, लेकिन मैं आपको 100% श्योरिटी ये कह सकता हूँ कि आप अगर मेरे 250 प्रश्न जो मैं कराऊंगा उनमें मैं आपको बता सकता हूँ 20 क्वेश्चन तो हैं। 20 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। 1/4 की माइनस मार्किंग है। 20 क्वेश्चन अगर आप 20 नंबर कर सके, आप बता दो मैं आपको कि 19,000 ओनली बच्चे हैं और 700 वैकेंसी हैं। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते, बहुत टफ कंपटीशन है, एक अच्छा सा लेवल है। पेपर पहली बार है इसका, वन दरोगा का पेपर जो पैटर्न, नया पैटर्न से पेपर पहली बार है, तो हो सकता है कि ऐसा पैटर्न बच्चों के दिमाग में कई प्रश्न रहते हैं। तो मैं बच्चों आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे जो है इसके क्वेश्चन करिए। मैं 100% आपको बता सकता हूँ कि आपके 20 क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। मैं पूरे क्वेश्चन की इसलिए डाउन, क्योंकि मैं पूरा पेपर तो आउट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पेपर बनाया है मैंने आउट कर दिया है, ऐसा कुछ तो है नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि अभी हाल ही में UP SSS कोई भी एग्जाम कराती है, लेखपाल कराए वो आउट हो गया पेपर, ऐसा नहीं है। मैं आउट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कुछ आगे पीछे, कुछ सही, कुछ मतलब हूबहू क्वेश्चन नहीं, आगे पीछे इधर उधर से क्वेश्चन, मतलब कहीं से भी मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बता सकता हूँ कि मतलब थोड़ा सा कुछ पूछना है कि इन्वायरमेंट के जनक कौन है, यहाँ पूछ लिया, इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछेगा तो आप इसमें घबराने की बात नहीं। मैं इसलिए बोल रहा था बच्चे कि कई बच्चे तो घबरा जाते हैं कि नहीं प्रश्न कैसे आएगा, या मान लो हूबहू भी आ जाए, तो आप ये मत पूछिए कि नहीं सर आपके क्वेश्चन हूबहू आ गए, आपने पेपर उड़ी, ऐसा नहीं कुछ, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना है। तो इसीलिए मैं जो है आज क्लास लेके आया था, कुछ नया मैंने सोचा बच्चों के लिए करना चाहिए। क्योंकि अभी जब मैंने देखा कि वन दरोगा का एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे 100 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के हैं, मैंने कहा एक बच्चों के लिए एक अच्छा सेशन लाना चाहिए जिससे उनके सारे जो है डाउट क्लियर हो जाए। मान लीजिए वो लास्ट टाइम क्या होता है, बच्चा ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देता है, ये रहता है कि जो क्वेश्चन उसको आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको फंस जाए, मतलब उसको एग्जाम में मतलब आ जाए। कुल मिला के ये रहता है ना कि लास्ट टाइम उसको कॉन्सेप्ट पर जाना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है।
तो आज की मैं मोटिवेशन थॉट पे डिस्कस करूँगा जल्दी से, और आज की क्लास पे हम लोग तुरंत आ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे आज की पूरी सेशन, जहाँ तक हो सकता है हम लोग करेंगे, नहीं तो हम उसकी दूसरी क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग क्लास करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के मोटिवेशन थॉट के साथ हम लोग आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हवा में ताश का महल बना नहीं बनता, ठीक है ना, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, ठीक है ना, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दोस्तों, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। याद रखिएगा, एक जीत कर लोगे तो आप ये मत सोचिएगा आप सिकंदर बन गए, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। ठीक है ना, परिश्रम करना पड़ता है। भगवान जो होते हैं ना, भगवान ऐसे थोड़ी बन जाए काफ़ी परिश्रम करके, तो आप एक जीत से सिकंदर नहीं बन सकते। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई कि मैं मोटिवेशन थॉट आज का क्या कहना चाहता था, क्या कह रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जैसे आपने वीडियो पूरा देखा, आपको वीडियो पसंद आया है, तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप बच्चों शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो उन बच्चों के पास ही पहुँचे जो अभी तक मान ली नहीं सर्व कर पाए, यहाँ पर पहुँच नहीं पाए, विजिट नहीं कर पाए, उनके पास ये मतलब मान लीजिए वीडियो नहीं पहुँच पाया, तो उनको उन तक भी पहुँच जाएगा। मतलब क्या होता है ना, जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि हमको इससे रहता है कि बच्चे हमारा वीडियो कंटेंट लाइक कर रहे हैं, हम जो पढ़ाना चाहते हैं, जो तरीके से समझा रहे हैं वो बच्चों को पसंद में आ रहा है। लाइक करिए, कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको कैसा लगा आपका वीडियो। ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बच्चों को वाकई में समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास तो नहीं कर रहे, लाइव तो नहीं चल रहा है कि आप वो हमसे सामने से रहें तो हम सारी चीज़ आपको बता पाएँ। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक अब नए हैं चैनल में आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ना मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे पैसा दीजिए कि हम वीडियो बना रहे हैं पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये अगर आपको ये सब चीज़ें आपको करना है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। यही हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की फ़ीस कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये इस तरीके से हम चाहते हैं कि हर, क्योंकि कोई ना कोई होता है, सबका अपना एक स्वार्थ कह सकते हैं, कोई भी कुछ कह सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं। ठीक है, आज के मुद्दे पर आते हैं, आज के पॉइंट पर आते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न पत्र 1 है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ PDF है, ठीक है ना, मैंने जो है जब मैं आपको पहले बता दूँ, टाइपिंग करना आसान इसलिए नहीं है बच्चे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई टाइपिंग करने वाला नहीं है, मेरे पास सोर्सेस की कमी है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें नहीं है, तो इसलिए मैं जैसा भी हो पाता है मैं आपको कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन ये जो सारे प्रश्न जो है MCQ मतलब जो है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है ना, तो वहाँ से मैंने लिए हुए हैं और मैंने चाहा कि बच्चों को सारे प्रश्न मैं 1 बाय 1 कवर कराऊँ, बताऊँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर मैं 250 प्रश्न कराऊँगा तो वहाँ पे 20 प्रश्न तो हैं सिक्योरिटी के साथ हैं, बाकी प्लस कितने हो जाते हैं वो मैंने बता सकता है, क्योंकि मैंने पेपर थोड़ी बनाया है ना, पेपर मैं आउट करा रहा हूँ, मैं बस एक एजम्पशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम जब दिए मैंने देखा तो उनमें जो है यहाँ से काफ़ी हेल्प हुई। और जो मैं 4 वीडियो मैंने और पहले डाल रखी है, वहाँ पे भी आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूँगा। तो पर्यावरण किससे बनता है, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, पर्यावरण किससे बनता है। ठीक है, तो जब मैं प्रश्न पूछूंगा पर्यावरण किससे बनता है, तो भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, जैविक घटकों से, तो यहाँ पे छोटा सा प्रश्न है। तो पर्यावरण किससे बनता है, सारे जैविक हों अजैविक हों, भू आकृतिक घटक सबसे मिलकर बनता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो इस बात का दिमाग रखना, हमारा पर्यावरण जो बनता है वो उपयुक्त सभी घटकों से मिलकर बनता है। किस पंचवर्षीय योजना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, इस बात का दिमाग में रखना है। तो ये याद रखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है बच्चे, चौथी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। मैंने कहा ना, ज़्यादा बकवास नहीं होगा, नो बात नो बकवास, सीधा मुद्दे की बात। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ये हो गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत बार पूछा गया प्रश्न, याद रखिए, भारत में कब पारित हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, इस बात को दिमाग में आपको रखना है। तो ये पारित हुआ था 1986 को। ठीक है ना, 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इस बात को दिमाग में रखना। ये 3 प्रश्न मैंने बता दिए हैं, मतलब मैं प्रश्न को बार बार दोहरा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको दोहरा के बता रहा हूँ आप भी दोहराइए, तो आप जैसे वीडियो देख रहे हैं वहीं से आपको एक बार रिपीट हो जाएगा। दूसरी बार मैं इसका PDF भी आपको दे दूँगा, आप PDF जाके इसको एक बार दोबारा कर लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जाते एग्जाम में तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप 2 बार पढ़ लेंगे तो 100% है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, अगर ऐसे यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, 1986 को भारत में पारित हुआ था। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ और मैं आगे चौथे प्रश्न पर बात करूँगा कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो मैं अगर पर्यावरण से क्या समझते हैं बात करेंगे, तो यहाँ पे आप
पहले देखिए, जब भी आप प्रश्न करिए तो आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़िए, ठीक है ना। चारों ऑप्शन जब पढ़ लेंगे इसके बाद आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। इससे क्या होता है ना कि हम लोग जब ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो कई बार हम एलिमिनेट कर देते हैं, कई बार गायब कर देते हैं, हमको पता रहता है। जब पर्यावरण से क्या समझते हैं तो भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था से। मैंने ऊपर क्या करी थी, जैविक, अजैविक घटक जो हमारे चारों तरफ तत्व होते हैं उन सबका मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था बच्चे पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो पर्यावरण से क्या, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक अंतःक्रिया की व्यवस्था, सही बात है। प्राकृतिक दुनिया जो चारों ओर अस्तित्व में है, सही, ये भी बता। पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। मैं ज़्यादा फिर बताया ना डिस्कस नहीं करूँगा, मैं मुद्दे पर सीधा। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर घेरे हुए होती, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको पिक्चर थोड़ा ब्लर आ रही हो तो आप इसकी क्वालिटी को जरूर बढ़ा के देखिएगा बच्चे, क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा सा ब्लर आती है, जब क्वालिटी बढ़ाएंगे तो पिक्चर थोड़ा और क्लियर आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे जो 5वां प्रश्न उस पर डिस्कस करता हूँ। जो 5वां प्रश्न बच्चे कि कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, कौन सा, ठीक है ना। सामान्य मानव, सामाजिक मानव, ऐतिहासिक मानव, प्रौद्योगिकी मानव। तो आप ये बताइए कि यहाँ जो मॉडर्न मानव, आज का मानव, वो क्या है, पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, याद रखिएगा। आज का मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, ठीक है ना। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान और आर्द्रता कितनी, मनुष्य कितनी कार्य क्षमता पर, कितनी आर्द्रता पर रह सकता है, मनुष्य के लिए कौन सा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो और 60 डिग्री सेल्सियस क्या हो, आर्द्रता हो, याद रखिएगा, ये प्रश्न है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा, जो 7वां प्रश्न उस पर डिस्कस करूंगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का जब भी प्रश्न आता है तो आप ये तो कर ही लेंगे कि इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये पता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मामूली प्रश्न, छोटे प्रश्न हैं, तो इनको अब ये नहीं सोचना कि छोटे प्रश्न हैं तो ये आएंगे नहीं एग्जाम में। एग्जाम में हर प्रकार का प्रश्न आता है, हर तरीके का प्रश्न आता है, ये बात दिमाग में रखना बच्चे, ठीक है। तो मैं आगे जो 9वां प्रश्न है उस पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जो आज का 9वां प्रश्न है उस पर डिस्कस करता हूँ। और जो आज का 9वां प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है। बहुत बार प्रश्न आया है ये, मैं आपको बता दूं, आप चाहे एसएससी का एग्जाम दिए हों, ये स्टैटिक टाइप का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ सकता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है। तो ये याद रखिएगा बच्चे, नागपुर में है, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ है, नागपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे, नागपुर में है, ठीक है। मैं आगे अगले प्रश्न में बात करूँगा, ठीक है। हम आगे आते हैं और आगे जो 10वें प्रश्न में बात करते हैं यहीं पे, ठीक है। 10वें प्रश्न में बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो कर चुके हैं। 10वां प्रश्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। ये तो आपको पता है कि वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायु क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो आपको पता होगा तत्व, जब वायु की बात होती है तो वायु क्या है, मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यार बड़ा हार्ड प्रश्न आएगा, कुछ नहीं, हवा छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेगा। आपको लगेगा कि यार प्रश्न छोटे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं दिमाग, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। तो 78% है, 78%, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितनी, 21%, ये भी दिमाग में आपको रखना है। 21% O2 है, कौन है, O2, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। निम्न में नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, नियान, आर्गन, रेडॉन, हीलियम, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अब केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया। केमिस्ट्री में हमने चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन क्या है ना कि अब वायुमंडल की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडॉन है, क्या है, रेडॉन, ठीक है। तो नोबेल गैस, ये नोबेल गैस है जो कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो उसमें आएगा रेडॉन का नाम आएगा, क्या आएगा, रेडॉन। ये धरती पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी, आप ये बताइएगा। तो ऐसा प्रश्न आता है कि आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि धरती पर वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि वनस्पतियाँ जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम CO2 छोड़ते हैं, वनस्पतियाँ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस बात को दिमाग में रखना है। तो ऐसे कैसे थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाने वाले कुछ भोचू इंसान होंगे जो कि कह देंगे कि उल्टा सीधा का प्रश्न जो समझ नहीं पाएंगे और जो है गलत आंसर दे के आएंगे। पहला पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इस बात को दिमाग में। पहला पृथ्वी सम्मेलन जब बात होती है तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लगा देता हूँ क्योंकि सही रहेगा उसमें। निम्न में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है, सौर का अवशोषण करना, वायु का अवशोषण करना, ऑक्सीजन की विमुक्ति, या
कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना। तो ये हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो भी अवशोषित कर लेती है, वायु प्रदूषण के लिए भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं 16 का 20 वायु का प्रदूषण, भाई वायु का प्रदूषण क्या, वायु का प्रदूषण हम लोग फैलाते हैं ना, वो तो वायु प्रदूषण को खत्म करते हैं ना, ये ऐसे प्रश्न होता है। ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, ऑक्सीजन हम ग्रहण किए, CO2 छोड़े, CO2 को अवशोषण कर ले, सौरगुल जो होता है उसको भी क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे हमारा प्रश्न रहेगा कि वायु का प्रदूषण ये नहीं करते हैं, वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है उस पर डिस्कस करता हूँ। आगे 17वां प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपको बताना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा में है। विश्व मौसम की बात हो रही है, ठीक है ना, डब्ल्यू मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, WMO की बात हो रही है, ठीक है ना, SO की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है, यूएनएप का मुख्यालय कहाँ पे है। यूएनएप के बाद जब भी आता है दिमाग में, कई बार प्रश्न आया है, ये बता दूँ यहाँ पे जरूरी नहीं, हर एग्जाम के लिए जरूरी है बच्चे, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं पर्यावरण का, अब तो क्वेश्चन आता है। जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं वहाँ पे पर्यावरण का क्वेश्चन तो वहाँ पे आता ही है, श्योर है, कोई भी एग्जाम हो 1-2 प्रश्न तो आता ही है। यहाँ पे तो सारे 100 के 100 प्रश्न आने वाले हैं, तो यहाँ पे कोई प्रश्न आप ये नहीं कर सकते कि ये नहीं आ सकता है। हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो याद रखिएगा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। जब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएप का मुख्यालय की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, वो आपका नैरोबी में पड़ेगा। कहाँ पर, नैरोबी, ठीक, याद रखिएगा नैरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, वो एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे, एम्स्टर्डम में है, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे, एम्स्टर्डम में है, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ, ओजोन परत की बात हो रही, सारे कितने मंडल हैं, कितने मंडल हैं, 5 मंडल मुख्यतः हैं, वैसे तो 4 मंडल हैं लेकिन 5 मंडल हम देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अभी थोड़ा सा। तो ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना, समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद मध्य मंडल रहता है, इसके बाद क्या रहता है, आयन मंडल रहता है, इसके बाद बहिर्मंडल रहता है। आयन मंडल को ही क्या कह देते हैं, जो जहाँ पे रेडियो एक्टिव किरणें वापस आ जाती हैं, रेडियो एक्टिविटी जो नहीं होती, जहाँ पे जो है जो भी उपग्रह रहते हैं उनके द्वारा संचार होता है, जो हम लोग जो TV वगैरह DTH से देखते हैं, तो वो जो संचार होता है उसके द्वारा रिसीवर एक्सेप्टर जो रहते हैं, जो सिग्नल देते हैं और रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे रहता है, ठीक है। सारे जो उपग्रह होते हैं कृत्रिम वहीं पर रहते हैं आयन मंडल पे, ठीक है। उसी को क्या थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, ताप मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप याद रखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर है, ओजोन परत, देखो 2 प्रश्न यहाँ पे बन गए। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की बात हो रही है, ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर है, तो 18 भी लिखा रहता है, 20 भी लिखा रहता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर कितनी है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस बात को दिमाग में रखना है कि ओजोन परत पृथ्वी से तकरीबन 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। तो ओजोन परत में याद रखिएगा, कई बार प्रश्न होता है कि डायरेक्टली पूछ लेता है कि सबसे पहली परत कौन सी वायुमंडल की, तो स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर ऐसे करके देता है। तो हम लोग समताप मंडल, हम क्षोभ मंडल पढ़ते हैं, फिर समताप मंडल पढ़ते हैं, फिर मध्य मंडल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ बच्चे, कि जब भी हम लोग वायुमंडल के जो संगठन की बात करते हैं, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, हाउ मेनी लेयर्स इन एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर रहती हैं, तो सबसे पहली लेयर क्या रहती है, क्षोभ मंडल रहता है, ठीक है बच्चे। मैं बताऊंगा क्षोभ मंडल, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देना, थोड़ा मज़ा नहीं आ रही है, मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं, बाकी ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा इसको छोटा सा पेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा बताने में परतों की बात हो रही है, किसकी, परतों की बात हो रही है। तो ये एक ये और ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल हो गया, और इसके बाद मध्य मंडल रहता है, मध्य मंडल, ठीक है। और हम जैसे कर देते हैं ये मध्य मंडल की बात हो गया, क्या बहिर्मंडल हो गया, क्या हो गया बच्चे, बहिर्मंडल हो गया, जनरली ये हो गया। अब बहिर्मंडल की बात हमने कर दी, अब बहिर्मंडल में बात करने के बाद हमने कह दिया कि भैया एक मंडल और होता है, क्या होता है, एक मंडल होता है, आयन मंडल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, आयन मंडल होता है। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने ये 3 मंडल पढ़ा दिया आपको, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैं रिलेज करूँगा इसको, अब बहिर्मंडल में 4 मंडल हो गए, ठीक है ना, वैसे 4 मंडल रहते हैं, लेकिन 5 मंडल कहाँ से हो जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। अब बहिर्मंडल को मैं विलुप्त कर दूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा बच्चे, और यहीं पर हो जाएगा थर्मोस्फीयर हो जाएगा।
उष्मीय मंडल मतलब तापमंडल इसे कहते हैं, तापमंडल, थर्मोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या, एक बार फिर से दिमाग करके, ये बोलते हैं इसे बोलते हैं। अब ये आपको दिमाग में रखना है, हम जब अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं टी के बाद क्या आता है, PQRST, ठीक है, ST, एस के बाद टी आता है, तो टी यहाँ पे एस आता है, एस के बाद टी, तो स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर, इसी में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो पहले ट्रोपोस्फीयर आएगा, क्या आएगा, ट्रोपो, क्योंकि टी पहले आता है इसमें, ट्रोपोस्फीयर पहले आएगा, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आएगा ये स्ट्रेटोस्फीयर होगा, क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, स्ट्रेटो, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था बच्चे, क्योंकि जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, पी आता है, क्यू आता है, आर आता है, एस आता है, एस के बाद टी आता है, 19 नंबर में आएगा, 20 नंबर में। ट्रिक इसलिए बताना बच्चे कि थोड़ा सा बताना जरूरी होता है कि एस के बाद टी आता है, तो आप स्ट्रेटोस्फीयर दिमाग में नहीं रखेंगे, पहले आप ट्रोपोस्फीयर रखेंगे। पहले क्या आएगा, ट्रोपोस्फीयर आएगा, जिसे बोलते हैं क्षोभमंडल बोलते हैं, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, TS, ठीक है ना। तो वो वाला TS नहीं समझना, ठीक है ना। तो मतलब टी पहले आएगा, PS आएगा। लेकिन अल्फ़ाबेटिकली में क्या होता है इसमें, मतलब जब परत की बात पढ़ेंगे तो ट्रिक याद करिए आपकी, पहले ट्रोपो आएगा, टी आएगा, फिर इसके बाद एस आएगा। लेकिन अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पहले पी आता है, आर आता है, एस आता है, एस के बाद टी आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको क्या कर देंगे, इन्वर्जन में कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे। इस बात को दिमाग, थोड़ा सा मैंने बताने का मतलब ये था। तो जनरल कितने 5 मंडल होते हैं, ठीक है ना। तो इसी जब स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे, इसी में क्या होता है, ओजोनोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे का जो 22वां प्रश्न है, देखो 3 प्रश्न हो गए ओजोन परत से। ओजोन परत के संरक्षण में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत के संरक्षण में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, उसे जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। किसने लगाया था, जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था, ये 1965 से 74 के बीच में मनाया गया था। ये हाइड्रोलॉजिकल दशक था, ठीक है ना, 1965 से 1965 से 74 के बीच में मनाया गया था। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, फिर से बताओ, जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था, ठीक है ना। हरित विकास, जिसे ग्रीन डेवलपमेंट कहते हैं, ये बुक के लेखक का नाम बताइए। हरित विकास एक बुक आई, ग्रीन डेवलपमेंट, इसके लेखक का नाम बताइए। तो ये आपको बताना पड़ेगा, WM एडम्स, ठीक है, WM एडम्स। अगर कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, अब इसमें मैंने बताया 4 ऑप्शन है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान पत्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, नई मिट्टी में खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिसज्जे मतलब जगड़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जब 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे पी नंबर होगा। कौन सा इसमें नहीं बढ़े, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि इनमें प्रतिरोपण के दौरान मूल रोम जो होते हैं, जो जड़ें होती हैं, जैसे पौधा यहाँ पे है तो इसकी जो जड़ें रहती है छोटी छोटी, ये नष्ट हो जाती है, मूल रोम नष्ट हो जाता है, तभी वो क्या करते हैं, बढ़ते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ पर है पलाचीमाड़ा का, जब भी नाम आता है तो आप समझे केरला में है। कहाँ पे है, केरला में है। 28 वह प्रश्न पढ़ते हैं, धारणी कृषि का अर्थ क्या है। धारणी कृषि का अर्थ क्या है, कृषि हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, आत्मनिर्भरता विश्व व्यापार मंच संघ के मानक अनुसार कृषि करना। तो धारणी कृषि का अर्थ होता है बच्चे कि हम लोग भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता जो है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो चीज़ें जो भी कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी मिनरल्स हैं वो बने रहें, उसकी गुणवत्ता नष्ट ना हो, उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण मतलब लगातार बनी रहे, आगे आने वाले समय में भी बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे, ठीक है ना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके याद रखिएगा। 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन 5वां आयोजित हुआ था, 25वीं सम्मेलन मतलब 1 2 3 4, तो 5वां जो होता +1वां, ठीक है ना। तो कब आयोजित हुआ था, ये 1997 में हुआ था, ठीक है ना, 1997 में हुआ था। इस बात को दिमाग में रखना है, 1997 को हुआ था, ठीक है। तो हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं,
तो मैं आशा करता हूँ आपको 30% जो है अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। आज हम तकरीबन 60-70% तो कर ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी क्लास जो है बड़ी नहीं हो पाएगी, हम 1 घंटे के अंदर ही कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम 2-3 क्लास और लेंगे ताकि हम जो है 250% करा लें। 250% कराने में मैं बता रहा हूँ 20% तो 100% सिक्योरिटी के साथ आपको जो है आएंगे यहीं से, ठीक है ना। मैं दूसरे प्रश्न अभ्यास प्रश्न पत्र पर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे अभ्यास प्रश्न पत्र को, ठीक है ना। तो पर्यावरण अपकर्ष, ठीक है ना, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, ठीक है। जब पर्यावरण अपकर्ष की बात होती है तो इसमें पूछ रहा है कि इससे क्या मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना होता है, कि पर्यावरण गुणों में पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना होता है। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछता है कि जो है आपको थोड़ा सा समझ में आप अंडरस्टैंडिंग रखें। ये नहीं पूछ लेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाता पूछा, लेकिन सब प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा कि तुरंत आप टिक कर दें। आपको 4 ऑप्शन जो दिए होंगे उनको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तब जाके आप कर पाएंगे। तो पर्यावरण अपकर्ष मतलब डिग्रेडेशन की टाइप बात हो रही है, तो मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ठीक है ना। पर्यावरण गुणों की पूर्ण रूप से निम्नीकरण, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो ये होता है मानव पर्यावरण के साथ संबंधी नियतिवादी अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है ना। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, हम्बोल्ट और रिटर थे। कौन थे, हम्बोल्ट और रिटर थे। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। तीसरा प्रश्न क्या है, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। याद रखिए विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी, आपको इसकी स्थापना याद रखना 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, याद रखें इस बात को। तो विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। आगे बात करता हूँ, जो इसकी गुणवत्ता है कि वायु की गुणवत्ता की पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणाली का क्या नाम है, ठीक है ना। तो इसकी प्रणाली का नाम सफ़र है, कि इस प्रणाली का क्या नाम है, इस प्रणाली का नाम सफ़र है, ठीक है ना। तो जो वायु की गुणवत्ता का पता लगाने वाली प्रणाली है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, गरीबी कम करना, धारणीय विकास, कागज़ के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन। तो यहाँ पे बताना है कि किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिमाग में तुरंत आया होगा गरीबी कम करना, गरीबी कम करना क्या इसका संबंध है, क्या नहीं है ना, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रश्न अटपटा हो जाता है, सुनने में थोड़ा सा रहता है कि यार समझ में नहीं आना। तो याद रखिए कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में, किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ी संवेदनशील का विषय है। तो प्राकृतिक संसाधन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन आएगा यहाँ पे, ठीक है। सतत विकास के लिए आवश्यक थोड़ा घर से कॉल आ गई थी, इसलिए हम लोग जो है अभी थोड़ा सा बीच में क्लास पॉज हो गई थी। खैर छोड़िए उसको हटाइए, हम फिर से जो है स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो 8वां प्रश्न आज का, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 8वें प्रश्न में बात कर रहा था कि सतत विकास के संबंध में क्या आवश्यक है, निर्धनता को हटाना। जब भी मैं सतत विकास की बात करता हूँ, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिससे हम जो संसाधन, जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, एक चीज़ बहुत अच्छी बात बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे बताना अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। जब भी हम संसाधन, जो हमारे पास सीमित संसाधन कैसे हमारे पास सीमित है, संसाधन सीमित हैं, याद रखिए बच्चे, संसाधन सीमित है लेकिन इच्छाएं असीमित हैं, असीमित की नहीं, संसाधन सीमित हैं, आपकी इच्छाएं असीमित हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि जो संसाधनों का आप दोहन कर रहे हैं, कल आने वाले समय में आपके बच्चे भी उसका दोहन करेंगे, आप उनका उपयोग करेंगे। अगर आज आप 100 यूज कर लेते हैं, उसकी उपयोगिता ख़त्म कर देते हैं, तो आपके बच्चे क्या करेंगे, आपके बच्चे क्या सोचेंगे, आपके बच्चे क्या कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जाहिर सी बात ये बताता है कि आप उपयोग करिए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर, आने वाले समय को। क्योंकि जिस प्रकार आपको आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पूर्वजों ने आपको इसको उपहार के रूप में दिया है, आपको तोहफे के रूप में दिया है, उसी प्रकार आपको आने वाली पीढ़ी को इसको उपहार के रूप में देना है। मतलब कि मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमें उपहार में दिया। आज हम लोग प्रेजेंट में ना, तो हमें उपहार में दिया है ये चीज़, ठीक। अब ये हमारा जो है आने वाला समय जो है, जो हमारा फ्यूचर होगा, मान लीजिए हमारे जो फ्यूचर में हमारे बच्चे आएंगे, ठीक है, जो हमारे बच्चे होंगे, 1 मिनट में बताऊंगा थोड़ा सा ये, हाँ। तो जो हमारे बच्चे होंगे उनको हमको उपहार में देना है चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि वो जब आएंगे उनके बच्चों को वो उपहार में देंगे। तो ये सिस्टम जो सीरीज़ बनती चली आ रही है, सीरीज़ आप देख रहे होंगे, 1 मिनट, ये जो आप सीरीज़ देखते चले आ रहे होंगे, ये सीरीज़ जो बन रही है यहाँ तक,
तो ये सीरीज का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चे, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं आगे प्रश्न में आता हूँ, पुनः प्रश्न में आता हूँ। ये मैं बताना चाहता था, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि सतत विकास के लिए आवश्यक है निर्धनता घटाना, हाँ सही बात, निर्धनता घटाना ये भी सही है। जैविक विविधता का संरक्षण ये भी सही है। प्रदूषण निरोध और नियंत्रण ये भी सही है। उपयुक्त माने सभी, मतलब उपयुक्त माने सभी सही है। तो ऐसे प्रश्न पढ़ना है और आगे आंसर देना है। आगे बढ़ता हूँ। आज का 9वां प्रश्न क्या है, Rio 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर सी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, 9 का सी हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। क्या होगा इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, द फ्यूचर वी, एक मिनट इस पॉपअप को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, इस बात को दिमाग में रखना। इसका क्या हो जाएगा, द फ्यूचर वी, इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, ये कर लेते हैं, द फ्यूचर वी वांट, क्या हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट। Rio 20 घोषणा पत्र का शीर्षक, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, यूकेलिप्टस, सागौन, आम। बहुत बार प्रश्न पूछा गया बच्चे, बता दो, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, एक दो बार नहीं, बहुत बार। तो यूकेलिप्टस को, किसको, यूकेलिप्टस को, यूकेलिप्टस को क्या माना जाता है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है। कौन सा वृक्ष, यूकेलिप्टस को। ठीक है, Rio 20 घोषणा पत्र, द फ्यूचर वी वांट, याद रखिएगा। अब आज के 11वें प्रश्न में बात करते हैं ईपा, ईपीए का पूर्ण रूप बताइए कि ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जब ईपीए की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट प्रोहिबिशन एजेंसी, ठीक है ना, एनवायरनमेंट प्रोहिबिशन एजेंसी होगा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी होगा कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एजेंसी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी होगा। ईपीए फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होगा। एनईए का फुल फॉर्म क्या होगा, एनईए का फुल फॉर्म होगा नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। जब भी आप इस प्रश्न को देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट की बात है तो आप ये देखिए एनवायरनमेंट, सब में कॉमन एनवायरनमेंट है, तो इसमें याद रखिए दूसरा भी आपको देखना पड़ेगा, एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे भाई, इसको एलिमिनेट कर देंगे। 3 तो बचे हैं ना, 3 में तुक्का नहीं लगता है, 2 में तो हो सकता है कि आपको तुक्का लग जाए, लेकिन 3 में नहीं पता है। एनईए का मतलब होता है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। अब मैं 13 प्रश्न की बात करूंगा। 13 प्रश्न क्या है बच्चे, 13 प्रश्न में डिस्कस कर रहा था, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या प्रारंभ किया? सरकार ने प्रारंभ किया वाटर मार्क, इको मार्क, एग मार्क, ISI मार्क। तो यहाँ पे सरकार ने क्या प्रारंभ किया है, इको मार्क प्रारंभ किया है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा इको मार्क, सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्क। जब आप खाते होंगे जो सामान, वो क्या है, पर्यावरण अनुकूल है कि नहीं है, उसमें इको मार्क लगा होता है। आप बताइएगा कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। अगर नहीं पहचान पाते हैं हमें बताइएगा, हम आपको बताएंगे कैसे देखते हैं, उसका एक अलग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे बताता हूँ आपको मैं। इसका 14 प्रश्न क्या है, 14 प्रश्न एक, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? हाल ही की बात है, मतलब ये समझ सकते हैं प्रश्न, ऐसे करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा हाल ही की जब बात करेगा तो वो 14 का यहाँ पे क्या है, पंजाब ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, पंजाब ने। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाम से जाना जाता है। छड़ी मुबारक को, छाता विधान को, इको संरक्षण नियम को, पर्यावरण निशान को। तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना 15 प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, छाता विधान। छाता विधान को क्या कहा जाता है, EPA के अन्य नाम से जाना जाता है छाता विधान, ठीक है ना। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मतलब अन्वेषक किसे माना जाता है, MS स्थानों को, किसे माना जाता है, MS स्थानों को माना जाता है, ठीक है। अब हम 16 प्रश्न की बात करेंगे। 16 प्रश्न में क्या है बच्चे, एक मिनट, हाँ 16 प्रश्न में मैं बात करूंगा आपको। 16 प्रश्न में बात कर, पारिस्थितिकी सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ये प्रश्न मैं बता दूं आपको, ये पिछले 3-4 साल से जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में रिपीटेड हुआ है, सब में आया है, तो कह सकते हैं कि ये भी आ सकता है आने वाले एग्जाम में, मतलब जो एग्जाम होने वाला वन विभाग का, वन दरोगा का, उसमें भी ये प्रश्न आ सकता है। तो याद रखिए पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो अर्नेस्ट हैकल। किसका नाम था, अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने हैक कर रही है परिस्थितिकी को सर्वप्रथम, ठीक है ना। इस ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, तरीके कई होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे जो उनके जन्मदाता हैं शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो यहाँ पे इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, अर्नेस्ट हैकल ने प्रयोग किया था। 3 प्रश्न में बात करते हैं, जीवधारियों के वास स्थानों एवं उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी का जो वास स्थान होता है और उस पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, ये पारिस्थितिकी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, पारिस्थितिकी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बात कर रहा था,
पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला एवं बायोम आदि का अध्ययन किया जाता है। पोषण स्तर और क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला एवं बायोम आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें, पारिस्थितिकी में। कहाँ पे किया जाता है बच्चे, पारिस्थितिकी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है बच्चे, पारिस्थितिकी में किया जाता है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या किया जाता है, पोषण स्तर, आगे बताता हूँ, पोषण स्तर, ये पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला एवं बायोम आदि का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में। कहाँ पे किया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में किया जाता है। आज का जो 20 प्रश्न है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, पारिस्थितिकी तंत्र का। तो अर्नेस्ट हैकल का नाम है यहाँ पे, हैकल, टॉन्सले, मेंडल दिया तो हैकल का नाम यहाँ पे भी आएगा, याद रखिएगा। अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न को आगे पीछे उल्टा सीधा इधर उधर बोलेगा, लेकिन आप उसका अर्थ समझिए कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल में। उसका शॉर्ट नाम ए हैकल लिख सकता है, तब भी हैकल ही रहेगा, हैकल याद रखिए, हैकल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 20 का बी क्वेश्चन, 20 नंबर का बी ऑप्शन सही है। वातावरण एवं जीन समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वातावरण और जीन समुदाय के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का मतलब होता है वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का, अब यहाँ पे शब्द आया पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब इकोलॉजी सिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अब अर्नेस्ट हैकल का नाम तो नहीं आएगा, ऑप्शन कट गया भाई। आपके पास 3 ऑप्शन बचे, एक मेंडल का नाम नहीं आएगा, ठीक है, मेंडल तो अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, वो भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने समझा कि आपके पास जो है 2 ऑप्शन कट गए, टांसले डार्विन में है, डार्विन भी नहीं आएगा, डार्विन तो वहाँ पे आते हैं डार्विनवाद में, तो टांसले आ गए, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कितने आसानी से हमने कर दिया। 23 प्रश्न है, निम्न कथन में से कौन सा सही है। तो सारे प्रश्न, सारे कथन आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके बाद आप कर पाएंगे। उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं कि नहीं सत्य हैं, ये हम लोग पहला जब कथन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको पता चल जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक क्रियाशील इकाई है, हाँ भाई ये तो आप कह सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम एक क्या क्रियाशील इकाई है, ठीक है, ये भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जीवधारी तथा किसी भी क्षेत्र के वातावरण के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं, सही बात है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। पूछेगा प्रश्न कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है, पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न पूछेगा, 100% पूछेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है, खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एक क्रियाशील इकाई है, कैसी इकाई है, क्रियाशील इकाई है, ठीक है, ये भी पूछेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जीवधारी एक दूसरे के पक्ष में सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा ऑप्शन है कि उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा क्या है, तो हमको यहाँ पे 4 प्रश्न मिल गए। पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है, खुला तंत्र है, पहला प्रश्न हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी इकाई है, क्रियाशील इकाई है, दूसरा प्रश्न हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र क्या कह देगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में पूछेगा कि जीवधारी और किसी भी वातावरण के पक्ष में सम्मिलित होते हैं, सही सम्मिलित होते हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। तो आप ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बात करता हूँ, 24वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 24वें प्रश्न में क्या है, पूछ रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की कारकों की श्रेणियाँ हैं, कौन सा जो इकोलॉजी सिस्टम के कारकों के फैक्टर की श्रेणियों में आते हैं। इसमें से आपको बताना पड़ेगा कि जलवायु कारक, स्थलाकृतिक कारक, मृदा उत्पादक कारक, जैविक कारक। तो यहाँ पे 1 2 1 2 4 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं प्रश्न में, तो आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे जो 4 हो जाएंगे। तो जो इकोलॉजी सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके सभी कारकों की श्रेणी में क्या आता है, जलवायु कारक ये भी आता है, स्थलाकृतिक ये भी आता है, मृदा, जैविक, तीनों आते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न सही हो गया, चौथा, ठीक है। 5वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है कि कौन सा इकोलॉजी सिस्टम का जलवायु कारक नहीं है। तो हमने बताया जलवायु कारक, स्थलाकृतिक, मृदा कारक, जैविक कारक चारों आते हैं इसके श्रेणियों में, लेकिन कौन सा जलवायु कारक नहीं है, प्रकाश, वर्षा, तापमान, ऊंचाई। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रकाश तो नहीं होगा, क्योंकि वर्षा, ऊंचाई, तापमान, एक ऊंचाई में तापमान होता है, वर्षा होती है, लेकिन प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ पे जलवायु कारक में प्रकाश नहीं आएगा, याद रखिएगा, प्रकाश नहीं आएगा। 1 मिनट बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा, हाँ गलती होगी, ऊंचाई होगा।
प्रकाश हो, क्योंकि बच्चे जलवायु की बात जब होती है, जलवायु में प्रकाश भी होता है, वर्षा भी होती है और ये तापमान भी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ऊंचाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ऊंचाई होगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जलवायविक कारक कौन सा नहीं, ऊंचाई नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 26वें प्रश्न की बात करता हूँ मैं। 26वां प्रश्न क्या है बच्चे कि निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का स्थलाकृतिक कारक नहीं है। ऊपर क्या बात कर रहे थे, जलवायु कारक कौन सा नहीं, ऊंचाई जलवायु कारक नहीं है, ऊंचाई नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थलाकृतिक कारक की। तो यहाँ पे आर्द्रता क्या है, आर्द्रता स्थलाकृतिक कारक नहीं, ऊंचाई है, पर्वतों की दिशाएं हैं, ढालों की तीव्रता, सारे स्थलाकृतिक हैं, लेकिन आर्द्रता नहीं। आर्द्रता क्या आता है, जलवायु कारक के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का मृदा कारक नहीं है, मृदा कारक नहीं है। अब यहाँ पे मृदा की बात हो रही है, तो मृदा कारक में क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है ना, कारक है इसमें, नहीं शब्द नहीं है। तो प्रश्न पढ़िएगा, जलवायु कारक नहीं है, स्थलाकृतिक कारक नहीं है, इसमें मृदा कारक है। कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के मृदा कारक हैं, मृदा की भौतिक विशेषताएं ये भी मृदा कारक है, मृदा की रासायनिक विशेषताएं ये भी मृदा कारक है, मृदा की जैविक विशेषताएं ये भी मृदा कारक है। तो तीनों हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों है। ठीक है, अब 28वें प्रश्न की बात करता हूँ मैं। 28वां प्रश्न क्या है बच्चे, तो 28वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारकों में शामिल किया था। अब जैविक कारक की बात हो गई। अब जब जैविक कारक की बात आएगी तो यहाँ पे उपयुक्त सभी है, पौधे पशु जीवाणु सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पौधे पशु जीवाणु सभी हो जाएंगे। इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया प्रश्न हमारा, ये कि इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई कि मैं आपकी जो है, एक मिनट, तो मैं बच्चों आपको बता रहा था कि हम लोग जो है कितने प्रश्न कर चुके हैं। हमने जो है अभी 58 प्रश्न कर लिए हैं। कितने प्रश्न कर लिए हैं, 30 + 58, 30 पहले फ्लैट में थे और 28 यहाँ पे हमने कर लिए। ये हमारे जो है 58 प्रश्न हो गए। अब 58 प्रश्न आपको इसको जो है 2-3 बार पढ़ना है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तब भी उसमें 60 प्रश्न ऐसे बात करेंगे, 60 तो 120 हो जाएंगे। हम लोग 3 क्लास में 250 प्रश्न कर लेंगे। कितनी क्लास में बच्चे, 3 क्लास में हम लोग 250 प्रश्न कर लेंगे। 3 क्लास में 250 प्रश्न हमारा रहेगा, 250 प्रश्न का टारगेट है। ठीक है, 250 प्रश्न, और 250 प्रश्न हम पेपर के पहले ही कर लेंगे, ताकि क्या रहेगा कि हमारे जो है तकरीबन मैं बता रहा हूँ 20 अप्रॉक्स प्रश्न, अप्रॉक्स 20 रहेंगे आपकी। मैं इस बात को बता सकता हूँ, अप्रॉक्स 20 रहेंगे। हो सकता है हूबहू हो सकता है, थोड़ा अलग रहें, हटके रहें, जैसे भी रहें, लेकिन 20% रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।